वेलकम टू माय केबीजीके इन्फो चैनल। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से 15G एंड 15H का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। आपका मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर 15G और 15H ख़त्म हो गए तब क्या नया फॉर्म भरना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, एक नया फॉर्म आ गया है जिसका नंबर है फॉर्म नंबर 121। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। फॉर्म नंबर 121 से आप पहले जैसे 15G और 15H फॉर्म भरते थे, ठीक उसी तरीक़े से फॉर्म नंबर 121 आपको भरना है। लेकिन दोस्तों ये नया फॉर्म आया है, तो आपको कैसे भरना है? तो दोस्तों पहले आप जान लीजिए 15G और 15H जो फॉर्म है हम किस लिए भरते। दोस्तों जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी ITR फाइल नहीं करते तो उसको 15G और 15H फाइल भरना, जो फॉर्म है वो आपको भरना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तो 15G और 15H भरने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो 15G फॉर्म किसको भरना है? जिसका उम्र 60 साल से नीचे है, यानी जिसका एज 60 साल से कम है तो वो 15G उनको भरना है। और 15H फॉर्म किसको भरना है? दोस्तों जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, मतलब जिसका एज 60 ईयर्स से अबव है, तो उनको 15H फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म नंबर 121 कैसे आप घर बैठे भर सकते हैं बिना किसी मदद से। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख लेंगे शुरू से अंत तक, तब आपको पूरा मालूम हो जाएगा कैसे फॉर्म नंबर 121 फॉर्म आपको भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, क्या क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगा। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो दोस्तों अगर जो कॉशस आप नहीं लेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फॉर्म नंबर 121 आप घर बैठे भर सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करके हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म नंबर 121 सी रूल 211 डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 393(6) फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स पार्ट ए। तो दोस्तों आपका मन में एक ख्याल जरूर आएगा, यहाँ पे पार्ट ए है तो पार्ट बी भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे पार्ट ए आपको फिलअप करना है कि नहीं है। दोस्तों उसके नीचे लिखा है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। डिटेल्स ऑफ द डिक्लेरेंट। फर्स्ट ऑप्शन है नेम, मतलब किसी का नाम लिखना है। नाम हम एक डेमो के लिए बना रहा हूँ, बिनॉय सिंह। एड्रेस 2 नंबर पे है एड्रेस, मतलब पता। आप दोस्तों जहाँ पे रहते हैं उसका पता आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं एक डेमो के लिए हम लिखे मुंबई और पिन नंबर लिखिए 4001। आपका घर का जो पता है आपको वही पता यहाँ पे लिखना है, जो मेन पता है वही आपको लिखना है और बॉक्स का अंदर ही लिखना है। नंबर 3 है परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन नंबर आपको लिखना है। आपका जो पैन नंबर है वही पैन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो 10 डिजिट यानी 10 अंक का होता है। यहाँ पे हम डेमो के लिए लिखा है MUMBA1234I। ठीक है दोस्तों, आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 4 में है स्टेटस, इसमें यहाँ पर लिखना है इंडिविजुअल। नंबर 5 रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे आपको लिखना है आप कौन सा रेसिडेंस में आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप इंडियन है या नॉन इंडियन है। अगर आप इंडियन है तो आपको लिखना है इंडियन रेसिडेंट, अगर आप नॉन इंडियन है तो अब यहाँ पर फॉरेनर लिखना पड़ेगा। नंबर 5A इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। इसका मतलब जब आप इंडियन रेसिडेंट है, अगर आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा है और कम है। अगर आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, येस और नो। अगर 60 साल से ज़्यादा है तब आपको येस में टिक करना है, अगर 60 साल से कम है तब आपको नो में टिक करना है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी। दोस्तों ईमेल आईडी आपका जो भी ईमेल आईडी है, हम एक डेमो के लिए लिखे mumbai123@gmail.com, लेकिन दोस्तों आपका फ़ोन में जो ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 7 कॉन्टैक्ट नंबर,
यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंट्री कोड एंड नंबर। कंट्री कोड, आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए कंट्री कोड होगा 91 +91 और नंबर हम एक डेमो के लिए लिखे 9876543210। दोस्तों ये एक डेमो नंबर है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 8, टैक्स ईयर फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड। यहाँ पे उस साल में लिखना है जहाँ पे आपका टैक्स ईयर आपको फिलअप करना है, डिक्लेरेशन देना है। तो हम यहाँ पे 2026-2027 यानी 2026 से 2027 यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों आता है डिटेल्स ऑफ इनकम। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आता है नंबर 9, नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में आता है एफडी इंटरेस्ट। दोस्तों अगर बैंक का आपका फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में एफडी इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा सोर्स से इनकम है, मान लीजिए एफडी इंटरेस्ट छोड़ के आप कोई सरकारी काम करते थे उसको पेंशन मिलता है, चाहे रेलवे पेंशन मिलता है, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब आप करते थे उसका पेंशन मिलता है, तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ इनकम में एफडी इंटरेस्ट और वो पेंशन इनकम आप लिख सकते हैं। इसके बाद 10, एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड। यहाँ पे हम एक एस्टिमेटेड मतलब अनुमानिक आपको इनकम लिखना है। तो मान लीजिए एफडी इंटरेस्ट में एक साल मतलब सालाना में मेरा 40,000 यानी 40,000 ब्याज के साथ हमको इनकम मिलता है, तो इसीलिए हम 40,000 लिखे लगभग। नंबर 11, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। इसमें ऑप्शन है येस और नो। इसका मतलब है आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे, मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता धारक है और आप चाहते हैं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 121 फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, क्या अगर आपका कोई दूसरा बैंक में अकाउंट है और दूसरा बैंक में अगर आप फिलअप किए तब आपको यहाँ पे येस में टिक करना है। तो दोस्तों अगर आपको स्टेट बैंक छोड़ के और किसी दूसरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं है, अकाउंट नहीं है, तब आप यहाँ पे नो में टिक करिए। अगर आपका SBI छोड़ के दूसरा बैंक में अकाउंट है और ये फिक्स डिपॉजिट है तो वहाँ पे आपको येस में टिक करना पड़ेगा। नंबर 11A, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल्ड अर्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखना है जो अर्लियर मतलब पहले आप कौन सा बैंक में फॉर्म फिलअप किए थे स्टेट बैंक से 121 फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो दोस्तों मान लीजिए आपका पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट में हम UBI लिखे और पंजाब नेशनल बैंक शॉर्ट में हम PNB लिखे। तो दोस्तों मान लीजिए आपका दो बैंक में पहले से आप 121 फॉर्म फिलअप किए, मतलब एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 121 फिलअप किए और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक में आप 121 फॉर्म फिलअप करके आप पहले से जमा कर दिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ 121 फाइल्ड अर्लियर, यहाँ पे 2 लिखना है। तो अगर आपका 2 से अधिक बैंक है, मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, तो स्टेट बैंक छोड़ के और भी आपको 4 बैंक में खाता है तो यहाँ पे 2 के जगह 4 होगा और इसके जगह पे होगा UBI, PNB, BOB और HDFC बैंक। समझ गए दोस्तों। नंबर 11V, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच फॉर्म नंबर 121 वायर फिल्ड। दोस्तों इसका मतलब पहले हम 2 बैंक में 121 फिलअप करके सबमिट किए थे, तो इसमें हमको कितना लगभग एस्टिमेटेड इनकम हुआ था। तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट दोनों बैंक मिला के आपका 50,000 यानी 50,000 इनकम है, तो वही 50,000 इनकम आप लिख दिए। नंबर 12, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B। इसका मतलब है आप जो एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड जो 10 एंड 11B मतलब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच फॉर्म नंबर 121 वर फिल्ड जो आप फिलअप किए थे, मतलब 40,000 और 50,000 जो आप इनकम लिखे थे उसको जोड़ना है। मतलब 40,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 90,000, मतलब 40,000 के साथ 50,000 आपको जोड़ना है। तो दोनों जोड़ के आपका 90,000 हो जाएगा। मतलब आप दोनों बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फिक्स डिपॉजिट है दोनों जोड़ के और स्टेट बैंक को जोड़ के मतलब तीनों बैंक को जोड़ के आपका कुल इनकम हो रहा है 90,000 यानी 90,000। तो यहाँ पे आपको वही अमाउंट लिखना है। नंबर 13, एस्टिमेटेड
total income of the tax year including the income mentioned in column 12। दोस्तों मान लीजिए आप एफडी इंटरेस्ट छोड़ के और भी किसी तरह से आपका इनकम होता है। मान लीजिए आपका रेंट है, वहाँ से आपका इनकम होता है। आपका पेंशन है, वहाँ से आपका इनकम होता है। मान लीजिए आपका किसी बिजनेस भी आप कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उससे भी आपका इनकम हो रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों 8 लाख आपका इनकम है, तो 8 लाख और 90,000 मतलब 90,000, 8 लाख प्लस 90,000 टोटल मिला के होगा 8,90,000। मतलब दोस्तों आपका जो रेंट और आपका बिजनेस और आपका पेंशन सभी जो इनकम मिला के एक साल में 8 लाख हुआ और आपका फिक्स डिपॉजिट से 90,000 हुआ, मतलब 90,000 हुआ। तो टोटल आपको जोड़ना है, मतलब 8 लाख प्लस 90,000 इज इक्वल टू 8,90,000, मतलब 8 लाख और 90,000 आपको जोड़ना है। तो 8 लाख और 90,000 जोड़ के 8,90,000 हो गया। ठीक है दोस्तों 14 नंबर पे लिखना है डिटेल्स ऑफ द ITR फाइल्ड ऑफ प्रीवियस 2 टैक्स ईयर। मान लीजिए आप प्रीवियस 2 ईयर्स में टैक्स फाइल आप नहीं किए, तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल, NOT नॉट एप्लीकेबल, APPF LICABLE। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल, मतलब प्रीवियस 2 साल में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए थे। अगर आप किए थे तब आपको लिखना है यहाँ पे दोस्तों सीरियल नंबर दिया हुआ है आपको और टैक्स ईयर भी यहाँ पे लिखा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा है और रिटर्न इनकम लिखा है। मान लीजिए सीरियल नंबर 1 पे 2025 to 2026, एक्नॉलेजमेंट नंबर 5 times 1 और रिटर्न इनकम आपका 7 लाख मान लीजिए। और सीरियल नंबर 2 पे 2024-25 में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मान लीजिए 5 times 2 है और रिटर्न इनकम आपका 6,50,000 ये मान लीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों डिक्लेरेशन। यहाँ पे आई के बाद जो नाम लिखना है बिनॉय सिंह, जो हम आपको नाम लिखे बिनॉय सिंह वही आपको लिखना है। और यहाँ पे लिखा है हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन नंबर। तो जो यहाँ पे हम लिखे मुंबई MUMBA 1234I, आपका जो पैन नंबर है जो 10 डिजिट का है वही आपको यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों नीचे आइए, यहाँ पे आपको एक ईयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 2026 मतलब 2026 यानी 2026 आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं, इसमें लिखा है इन केस दिस डिक्लेरेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स आई शैल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी अंडर द एक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट और नेम लिखा है। तो सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट में आपका जो बैंक में जो सिग्नेचर है वही आपको लिखना है, इधर उधर सिग्नेचर मत करिए। और जो नेम है उसमें बिनॉय सिंह जो आपका नाम है, जो भी नाम है वो आपको लिखना है। और डेट, आज का डेट है 21 अप्रैल 2026, तो इसीलिए हम 21 अप्रैल 2026 लिखे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका प्लेस में लिखना है मुंबई, हम मुंबई से बिलोंग करते हैं इसलिए हम मुंबई लिखे। अगर आप जहाँ से भी ये वीडियो बना रहा है, जहाँ पे भी आपका स्थान है वहाँ पे आपका मुंबई लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए पार्ट बी में क्या लिखा है, वेरिफिकेशन बाय द पर्सन हु हैज रिसीव्ड डिक्लेरेशन इन पार्ट ए फ्रॉम द डिक्लेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, पार्ट बी आप लोगों को फिलअप नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट बी के अंदर और भी जो कुछ है ये आपको फिलअप नहीं करना है। ये बैंक में आप जब जमा करेंगे 121, इसके साथ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी एक साथ जमा करके उसके नीचे साइन करके 121 फॉर्म के साथ आपको जमा करना है। ठीक है दोस्तों अभी हम जो बताए कैसे आप फॉर्म 121 फिलअप कर सकते हैं घर बैठे आसानी से, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे शुरू से अंत तक, तब बिना किसी मदद से आप फॉर्म नंबर 121 आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। दोस्तों अभी हम कुछ नियम के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों अगर ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुने। तो कैसे ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, मान लीजिए आपका पैन कार्ड में नाम जो है नाम का स्पेलिंग गलत है और अकाउंट में जो नेम है उस पर स्पेलिंग गलत है, और इसमें तो आपका अकाउंट जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 2, अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड के साथ मैच नहीं हुआ तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
नंबर 3, अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर अगर आप गलती लिखेंगे तो आपका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नंबर चौथा, 4th नंबर पे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत लिखा है, अगर आप मोबाइल नंबर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर दोस्तों डिटेल्स ऑफ इनकम में नंबर 5, डिटेल्स ऑफ इनकम में आप कुछ गलत लिखे तब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। नंबर 6 में अगर आपका सिग्नेचर डिफरेंस है, बैंक में जो सिग्नेचर है और आप 120 फॉर्म में आप जो सिग्नेचर किए वो टोटली गलत है तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, टोटल 6 पॉइंट हम बताए थे। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से रखेंगे तब आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों जो हम बताए, अगर आप 121 बैंक में आप जमा करने जा रहे हैं तो 120 फॉर्म के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी यानी जेरोक्स कॉपी 120 फॉर्म के साथ सिग्नेचर करके अवश्य जमा करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप KBGK इन्फो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।